आज का टॉपिक है महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि भारत में जो महाकाव्य थे वो कौन से थे, उनका क्या प्रभाव लोगों पर पड़ा और इसके अलावा भी क्या भारत का कोई इतिहास है। फिर भारत में जो परंपरा है वो कैसे विकसित हुई और कुछ अंधविश्वास है वो कैसे विकसित हुए। तो हम शुरू करते हैं महाकाव्य से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामायण, महाभारत ये प्राचीन भारत के दो महाकाव्य हैं और इसको अपना आकार ग्रहण करने में सदियां लग गई होगी। सदियां इसलिए लग गई होगी क्योंकि एक कहानी है रामायण या महाभारत की, ये इतनी विशाल है, इतने सारे पात्र हैं इसमें, लेकिन सभी जगह पर एक ही तरह की कहानी हम लोगों के मुँह से सुनते हैं या पाते हैं। तो ये कैसे हुआ होगा? ये धीरे धीरे ही विकसित हुआ होगा और आज तो पूरे विश्व में हम देखते हैं रामायण महाभारत बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। और बाद में भी इन कहानियों में और थोड़ी थोड़ी कहानियाँ जुड़ती जाती रही है। इन ग्रंथों में हमको भारत के आर्यों के प्रारंभ समय के सारे वृत्तांत, सारी कहानियाँ उनकी पता चलती है। अभी तो रामायण और महाभारत का पुनः प्रसारण हुआ था टीवी में, तो आप लोगों ने भी देखा होगा रामायण और महाभारत। तो आपने उसमें क्या देखा? उसमें गृह युद्ध थे, आपस में युद्ध, और वो जो आर्य थे वो अपना विस्तार कैसे कर रहे थे। हमने महाभारत में ये देखा कौरव और पांडवों के बीच युद्ध क्यों हो रहा था, क्योंकि वो अपना विस्तार करना चाह रहे थे, अपनी स्थिति को मजबूत करना चाह रहे थे। और नेहरू जी कह रहे हैं इसके अलावा और कहीं भी आपको आर्यों के बारे में इतना विस्तृत जानकारी किसी भी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगी। और इस पुस्तक ने आम जनता पर इतना ज़्यादा व्यापक गहरा प्रभाव डाला है और इतनी प्राचीन रचना होने के बाद भी भारतीयों के जीवन पर आज भी इसका जीवंत प्रभाव, मतलब जीता जागता इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है। और ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का एक अंग ही बन गए हैं। 30 साल पहले जब रामानंद सागर जी ने रामायण और B.R. चोपड़ा ने महाभारत का प्रसारण किया था, तब लोग घर के बाहर दिखते नहीं थे। ये तो आप लोगों ने सुना होगा। और इतनी लोकप्रियता थी इन दोनों धारावाहिकों की कि जिसका कोई मिसाल ही नहीं है। और ये प्रसारण जब अभी दोबारा हुआ तो भी लोगों ने इसे बहुत चाव से देखा और सराहा भी। इन दोनों ग्रंथों में सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए, मतलब हर वर्ग के लोगों के लिए भारतीय ढंग से कुछ न कुछ सामग्री एक साथ उपलब्ध है। मतलब हर एक के लिए कुछ न कुछ आपको इन कहानियों में सीख मिलेगी, कुछ देखने को मिलेगा। अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी का मतलब जो बुद्धि से अपनी जीविका चलाते हैं, जो दिमाग का उपयोग करके काम करते हैं, या साधारण लोग, अनपढ़, अशिक्षित, देहाती लोग, उन लोगों के लिए, सभी के लिए इन ग्रंथों में कुछ ना कुछ सामग्री उपलब्ध है। इनके द्वारा हमें भारतीयों का कुछ कुछ रहस्य भी समझ में आता है कि किस प्रकार उन्होंने उस समाज को, जो अनेक तरह से विभाजित था और जात पात, ऊंच नीच में बटा हुआ था, उनके मतभेदों को इन लोगों ने दूर किया और उनको एकजुट किया। और इन भारतीय आर्यों ने लोगों में एकता का एक ऐसा नज़रिया पैदा किया कि वह भेदभाव पर छा गया। मतलब आपसी भेदभाव सब दूर होकर एकता की भावना का विकास होने लगा और यह एकता का नज़रिया बराबर बना रहा। भारतीय पुरा कथाएँ, मतलब प्राचीन कथाएँ, केवल इन महाकाव्यों तक ही सीमित नहीं हैं। इनका इतिहास तो वैदिक काल तक जाता है और ये अनेक रूप आकारों में, मतलब कभी कहानी के रूप में, कभी नाटक के रूप में, कभी ग्रंथ के रूप में और कभी कविता के रूप में हमें संस्कृत साहित्य में दिखाई देती है। कवियों और नाटककारों ने इस संस्कृत साहित्य का बहुत लाभ उठाया और इनके आधार पर ही अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना की। अधिकांश प्राचीन कथाएं जो हैं या प्रचलित जो कहानियां हैं वो वीर गाथात्मक है, मतलब किसी वीर की कहानी पर, गाथा पर आधारित है। और उसमें क्या उपदेश दिया गया है? सत्य पर अड़े रहने का, वचन के पालन का, और चाहे परिणाम कुछ भी हो। और साथ ही इसमें जीवन से मरणोपरांत भी, मरने के बाद भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। कभी कभी ये कहानियाँ पूर्णतः काल्पनिक होती है, पूरा इमेजिनेशन होता है
और कभी कभी इसमें इमेजिनेशन और सत्य जो है वो इस प्रकार गुथे रहते हैं कि इसको हम अलग नहीं कर सकते। तो जो ये इतिहास है जो तथ्य और काल्पनिकता दोनों पर आधारित है, इसे एक काल्पनिक साहित्य का रूप ग्रहण कर लिया, जिसे हम भले ही ये बात ना बता सकें कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ था, लेकिन इसमें ऐसी कई घटनाएं हैं जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं, मतलब लोग ये विश्वास करते हैं कि ऐसा सच में हुआ होगा। तो ये घटनाएं चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक हो, लेकिन इनकी जीवन में स्थिति जो है वो जीवित है, जीती जागती स्थिति है। हम आज भी राम, लक्ष्मण, भरत का उदाहरण देते हैं। रामायण और महाभारत के सभी पात्रों ने हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव डाला है, और ये हमें रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की एकरसता है, एक ही तरह के जो हम जीवन बिताते हैं, और जो भी कुरूपता है, जो भी गलत चीज़ें, बुराइयां हैं, उन सब से खींचकर ये ग्रंथ हमें आध्यात्म के क्षेत्रों की ओर, उच्चतर क्षेत्रों की ओर लेकर जाती हैं। यूनान, चीन और अरब में प्राचीन इतिहासकार थे, तो इसलिए उनके बारे में पूरी जानकारियाँ मिलती है, लेकिन हमारे भारत में प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। इसलिए आज हम जो तिथियां हैं उसको निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना, ये सब कठिन हो गया है कि ये घटनाएं कब हुई थी, और ये आपस में ये सब घटनाएं इतनी गड़बड़ हो जाती है, इतनी घुल मिल जाती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि कौन सी घटना कब हुई थी। तो अब आधुनिक विद्वान धीमी गति से, धीरे धीरे, धैर्यपूर्वक, पेशेंस के साथ भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों को, मतलब एक से एक कड़ी मिलाते हुए क्या घटना पहले घटी होगी, उसके बाद कौन सी घटना होगी, तो ऐसे सूत्रों की खोज कर रहे हैं। कल्हड़ की राजतरंगिणी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। यह कश्मीर का इतिहास है जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई थी। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों, इमारतों, अवशेषों, सिक्कों, संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। मतलब इन सब को देखकर हमको इतिहास के बारे में पता चलता है। इसके साथ ही कुछ विदेशी भी यात्री हमारे देश में आए थे, तो उन्होंने जो अपने सफ़र के बारे में पूरा लिखा है, तो उससे भी हमें इतिहास के बारे में जानने में मदद मिलती है। विशेष रूप से यूनान और चीन से बहुत लोग आए थे, और कुछ बाद में अरब लोग भी आए, तो उनके विवरण से भी हमें इतिहास के बारे में बहुत जानकारियाँ मिलती है। ऐतिहासिक बोध के इस अभाव, मतलब इतिहास का तो कोई जानकारी थी नहीं जनता को, ज़्यादा इसका अभाव था, तो इसका प्रभाव जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि जो भी कहानियाँ थी, पुरा कथाएँ थी या घटनाएँ थी या जो भी पौराणिक गाथाएँ थी, ये सब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में बोल के बताई जाती थी, सुनाई जाती थी। तो जनता ने इन सब के बारे में, गाथाओं को सुन के, कहानियों को सुन के अपना एक नज़रिया बना लिया था, एक दृष्टि का निर्माण कर लिया था। अब जनता में जो कोई इतिहास आता था तो वो काल्पनिक इतिहास भी था, उसमें कुछ सच्ची घटनाएं भी थी और उसमें कुछ दंत कथाएं भी थी। तो इन तीनों का मिश्रित रूप आया और उसका प्रचार प्रसार उस समय हुआ। लेकिन इसके प्रचार प्रसार से जनता को एक मजबूत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जो टिकाऊ भी थी, मतलब बहुत दिन तक चलती रही वो संस्कृति। लेकिन इतिहास की उपेक्षा की गई, तो इस कारण हमारे दृष्टिकोण में, हमारे नज़रिए में धुंधलापन पैदा हुआ। मतलब हम इतिहास को बहुत अच्छे से जान नहीं पाए, थोड़ा थोड़ा धुंधला कोई चीज़ दिखती है तो क्या थोड़ा थोड़ा ही उसके बारे में हम जान पाए। अब इतिहास ना जानने के कारण क्या हुआ, जिंदगी से ही हम दूर जाने लगे और तथ्यों के बारे में जो दिमागी उलझन थी, मतलब जो बताया जा रहा है, कहानी, कथा, पौराणिक कथा, ये सच है या नहीं, ये इससे हमें दिमागी उलझन पैदा हो जाती है और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति, ठीक है जो है वो सच है ऐसा मानकर उसको स्वीकार करने की प्रवृत्ति ये पैदा होने लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हो, या हिंदी व्याकरण या वसंत भाग 3 या पेरेंटिंग से संबंधित कोई वीडियो चाहते हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको इस तरह के वीडियो टाइम पर मिलते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।